जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो सिविक्स क्लास 10th का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ जो है ना, इसमें कुछ सवाल आपको कठिन भी मिलेंगे और लास्ट में जो है ना, आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है कि आप कितना सही बना पाए। तो लास्ट में जो है अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाँ सर मेरा इतना सही हो पाया, जिससे जो है ना एक अनुमान लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्लियर। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है ना कुछ सवाल कठिन भी होंगे, यानी कुछ सवाल जो है ना आपके टफ क्लास के भी होंगे, कुछ सवाल ठीक आपके इजी भी होंगे। चलिए, फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? निम्न में से रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ या जेड गुडी? इनमें से जो है ना रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो ये हो जाएगा जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी। जेड गुडी जो है ना रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम किस महादेश में है? बेल्जियम किस महादेश में है? एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया। देखिए अब जो है ना फ्रेंड्स, अभी तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी अहम रोल जो है अदा करने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव पर ही अब सारा रिजल्ट जो है आपका टिका हुआ है। जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा उसके लिए फर्स्ट करना अब कोई बड़ी बात नहीं है, और सारे सवाल जो है आपके बुक्स के अंदर के हैं। क्लियर। बेल्जियम किस महादेश में है? तो ये है फ्रेंड्स, किसमें आपका बेल्जियम? तो ये है यूरोप में है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेल्जियम यूरोप महादेश में है, और बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति में धर्म की प्रधानता कहलाती है क्या? राजनीति में धर्म की प्रधानता क्या कहलाती है? समाजवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद या उपनिवेशवाद? राजनीति में धर्म की प्रधानता क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं संप्रदायवाद, ऑप्शन नंबर सी। राजनीति में जैसे ही धर्म वाला बात शुरू हो जाए, मतलब क्या कि सांप्रदायिक मामला हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। श्रीलंका का प्रधान धर्म कौन है? श्रीलंका का जो है ना सबसे मुख्य धर्म कौन है? सिंहली, बौद्ध, तमिल या ईसाई? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका का प्रधान धर्म बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे है, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और इसकी राजधानी पहले कहाँ पर थी? तो वो था कोलंबो में, और सबसे बड़ा शहर जो है ना ये भी कोलंबो है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। मराठी लोगों का मूल निवास कहाँ है? मराठी लोगों का मूल निवास कहाँ है? देखिए ये सवाल तो कॉमन सेंस का हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए बिहारी लोगों का मूल निवास कहाँ पे है, तो बिहार हो जाएगा, है कि नहीं है। गुजराती लोगों का फ्रेंड्स निवास कहाँ पे है? तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो सेम सवाल है कि मराठी लोगों का मूल निवास कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 21, 22, 23 या 24? तो देखिए संविधान का जो 8वीं अनुसूची है ना, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को जो है ठीक है इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ये कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। और देखिए भूगोल से जो है ना एक सवाल अभी डिफरेंस मेरे माइंड में आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो इन्होंने जो है ना भारत के बांधों को जो है ना, इन्होंने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्या बोला था? देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति ये हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। कब? तो 1974 ईस्वी में। आप ये भी ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था। और यही, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था में है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज व्यवस्था? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ये हो जाएगा कहाँ पे? तो पंचायती राज व्यवस्था में है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में है, यानी पंचायती राज की संस्था में है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी? देखिए, जो व्यक्ति जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको बोलते हैं जातिवादी। ठीक है। जो व्यक्ति किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करे उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। और इंडिया जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश भी है, यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार दिया गया है। जो व्यक्ति औरतों को मुख्य रूप से उसको मुख्य मानते हैं उसको बोलते हैं क्या? नारीवादी, जो स्त्री का पक्ष ले। ठीक है फ्रेंड्स। और धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानते हैं उसको बोलते हैं सांप्रदायिक, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एलटीटीई किस टाइप का संगठन है? बताइए, एलटीटीई जो है ना किस प्रकार का संगठन है? सांप्रदायिक है, सामुदायिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है? एलटीटीई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम ये किस प्रकार का संगठन है साथियों? ये है सामुदायिक। ऑप्शन नंबर बी। एलटीटीई जो है ना एक सामुदायिक संगठन है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देख लीजिए, एलटीटीई मीन्स क्या? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम एक अलगाववादी संगठन है जो उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। यह सवाल काफ़ी डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बेल्जियम? सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली, सबसे अच्छी प्रणाली किस देश में डेवलप की गई है? तो ये हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है ना, भारत में सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह सत्ता का क्षेत्रीय वितरण है, यह लोकसभा की आत्मा है, यह राजतंत्र की आत्मा है, इनमें से कोई नहीं। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो यह सत्ता का क्षेत्रीय वितरण है। ऑप्शन नंबर ए, यह सत्ता का क्षेत्रीय वितरण है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? देखिए, आपको फर्स्ट में बताया ना, बेल्जियम जो है ना ये उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी फ्रेंड्स बताइए जिसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेल्जियम जो है ना, बेल्जियम की बताइए फ्रेंड्स राजधानी कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ब्रुसेल्स जो है ना ये बेल्जियम की राजधानी है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में टोक्यो। टोक्यो जो है ना, टोक्यो आपका जापान की राजधानी है। टोक्यो तो टोक्यो, दोबारा मत टोक्यो। ठीक है। वाशिंगटन डीसी ये आपका क्या है? ये आपका राजधानी है अमेरिका का, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोपेनहेगन जो है ना, कोपेनहेगन ये आपका फ्रेंड्स क्या है? ये आपका राजधानी है डेनमार्क का। डेनमार्क का कोपेनहेगन, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी और जापान का टोक्यो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन है? भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका?
भारत का दूसरा पड़ोसी देश, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, ढाका टक्का ढक्का टक्का, है कि नहीं है। तो भारत का पड़ोसी दूसरा देश फ्रेंड्स, तो आपको क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, जिसकी मतलब फ्रेंड्स, तो यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है, शेख हसीना जुल्फों वाली, ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का। सरकार के अंग है कौन कौन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या तीनों। सरकार के अंग कौन कौन है, तो देखिए सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा, तीनों को लपेट लीजिए। भारतीय संसद के कितने अंग है, भारतीय संसद के कितने अंग है, 2, 3, 4 या 5, बताइए। भारतीय संसद के कितने अंग है फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही बात करेगी संसद के कितने अंग है, अंग बोलेगा ना, तो आपका हो जाएगा 3 ठो, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति भी जो है, राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। जैसे ही बोलेगा कि संसद के कितने अंग है, तो 3 ठो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जो ही सवाल आएगा कि संसद के कितने सदन हैं, तब 2 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल क्या हो गया, कितने अंग है, भारतीय संसद जो है ना, पार्लियामेंट दिल्ली में है, इसे कितने अंग है, तो इसका अंग है कितना, 3 ठो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वर्तमान में इंडिया का राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद, कौन है फ्रेंड्स, तो रामनाथ कोविंद जी जो है ना, इंडिया का भी राष्ट्रपति है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सांसदों का वेतन निर्धारण कौन करता है, सांसदों का वेतन निर्धारण कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सांसद। सांसदों का वेतन निर्धारण कौन करता है, तो ये करते हैं खुद सांसद। क्या कमाल की बात है, अपना वेतन खुद से बढ़ा लो, सांसद अपना वेतन खुद ही बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सांसदों का वेतन निर्धारण जो है ना, खुद सांसद ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़िए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किन कारणों से है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किन कारणों से है, आपका ऑप्शन नंबर ए है समानता की पोषण प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय स्वशासन का विकास से या सभी से। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किन कारणों से फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा सभी से हो जाएगा, समानता की पोषण प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और स्थानीय स्वशासन का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी से हो जाएगा। अगला सवाल, सामाजिक विभाजन की कौन सी निम्नलिखित अभिव्यक्तियां है, सामाजिक विभाजन की कौन सी निम्नलिखित अभिव्यक्तियां है, जाति, धर्म, लिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए समाज में जो बंटवारा है ना, जो विभाजन है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, जाति है, कि भाई ये डोम, वो चमार, ये दुसाध, वो हलखोर, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स, देखिए तो ये जो भेदभाव है ना, डिस्क्रिमिनेशन, सबसे बड़ा कारण यही है समाज के बंटवारे का, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये भेदभाव बिल्कुल सही नहीं है कि नहीं। तो देखिए जाति जो है, जाति यही आपका है सामाजिक विभाजन के क्या फ्रेंड्स, अभिव्यक्तियां, यानी सबसे बड़ा कारण। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित समाज कौन है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित समाज कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीनों। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित समाज कौन है, देखिए प्राचीन काल में जो है ना फ्रेंड्स, देखिए जो ठीक है, जो है ना पहले जो है ना, यहाँ पे समाज 4 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था, कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, एक शूद्र भी थे, 4 थे, ठीक है ना। तो समाज जो था 4 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे देखिए सवाल क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित समाज कौन है, तो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, तीनों हो जाएगा। और इसके अलावा एक और भी शूद्र, चूंकि 5 तो ऑप्शन मैट्रिक में नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पे आपको केवल 3 ही दिया गया है। 5 तो जो है ना ऑप्शन बनता है बैंक एग्जाम में, बैंकिंग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
देश के सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को समानता का, इक्वलिटी का मूल अधिकार दिया गया है? सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। ये आपको हो जाएगा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 में जो है ना, देश के सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 में समता के अधिकार का वर्णन है। इसके अंतर्गत राज्य जो है किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी किसी को जो धर्म के नाम पर, ठीक है, उसके मूल, उसके वंश, जाति, लिंग या फ्रेंड्स उसका जो बर्थ पैलेस है, जन्म स्थान, उसके आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका अगला क्या था ऑप्शन में, अनुच्छेद 17 था। ये देख लीजिए, ये जो इसमें बात किया गया छुआछूत का, ठीक है, कि आप जो है ना जाति के नाम पर छुआछूत वाला भेदभाव नहीं करेंगे कि हाँ ये डोम है, ये चमार है तो इसे हट करके रहो, ठीक है, आप पर केस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप पर SC ST एक्ट लग जाएगा। ये देखिए अगला है अनुच्छेद 19। इसमें जो है फ्रेंड, इसमें जो है विभिन्न टाइप के फ्रीडम का बात किया गया है, जैसे कि बोलने का आज़ादी है, प्रेस का आज़ादी है, यानी ये आपको संबंधित है मौलिक अधिकार से। और अनुच्छेद 21 देखिए क्या बोलता है, आर्टिकल 21 यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्न में से किसका योगदान अधिक है? भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्न में से किसका योगदान अधिक है? ज्योतिबा फुले का, महात्मा गांधी का, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या सभी का? तो देखिए फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा सभी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, समाज सुधारक जितने भी आपका मूवमेंट हुआ ना, आंदोलन, इन सब में जो है ना ये सब लोग शामिल थे। ज्योतिबा फुले भी थे दक्षिण भारत में, गांधी जी भी थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सबका योगदान है। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती है? वित्तीय राजधानी के रूप में जो है ना किसे जानी जाती है? नई दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को, या चेन्नई को? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, देखिए फ्रेंड्स ये कौन है? मुंबई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय राजधानी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, उन लोगों का नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था? असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? देखिए पहले जो था ना असम में, ठीक है, वहाँ से बिहारियों को मार करके भगाया जा रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। तो असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा क्या? क्षेत्रवाद, ऑप्शन नंबर सी। यानी असम के जो लोग थे ना वो क्या बोलते कि भाई असम मेरा है, तुम बिहारी यहाँ से भागो, लेकिन अब वो बात नहीं रह गया। क्लियर? तो असम में जो है ना बिहारियों पर होने वाला जो अत्याचार है ना उसका आधार क्या था? तो क्षेत्रवाद था, यानी क्षेत्रवाद की भावना, जिससे आपका जिससे क्या होता है, जिससे अलगाववाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? जाति, भाषा, मानवता, या जीव शास्त्र? नस्ल का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा जीव शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को जो है ना सामाजिक बंटवारे के कारण से विखंडन का सामना करना पड़ा, मतलब वो देश आपस में टूट गया? ये था यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी। यानी यूगोस्लाविया को जो है ना सामाजिक विभेद के कारण उसको विखंडन का सामना करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया, ध्यान रखिएगा, जो कि आपस में टूट गया। श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया?
देखिए इस वीडियो का जो है फ्रेंड्स PDF आपको मिल जाएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा विथ टेलीग्राम के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका में सिंहली को जो है ना राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ये था 1956 में, 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और हाँ देखिए अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।